ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। दूसरा भाग। विषय संख्या 1। सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक के भारतवर्ष का वैभव काल। खंड पहला। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आने से पूर्व हम अपनी प्राचीनतम गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत और अपने मूल इतिहास को पूरी तरह भुला चुके थे। कोई सृष्टि का आरंभ 2000 वर्ष पूर्व का मानता था तो कोई केवल 5000 वर्ष पूर्व। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखते हुए हमें तर्कपूर्ण तरीके से सिद्ध किया कि आधुनिक सृष्टि का आरंभ 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। मानव की उत्पत्ति तिब्बत में हुई। सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने मानव जाति पर कृपा करते हुए वेद का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा आदि 4 ऋषियों के माध्यम से प्रदान किया। ये वेद ही मानव सभ्यता का मूल ज्ञान, मूल संविधान था जिसके अनुसार मानव सृष्टि आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी तो नए स्थानों पर बसना आरंभ हो गया। नए नए शहर बसने लगे। समाज को संचालित करने के लिए वेद ज्ञान को विषयों के अनुसार समझाने के लिए अलग अलग ऋषियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद अर्थवेद अर्थात इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, व्यापार आदि और इससे संबंधित विषय। यजुर्वेद का उपवेद आयुर्वेद अर्थात मेडिकल साइंस और इस विषय से संबंधित ज्ञान। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद अर्थात संगीत, नाट्य, अभिव्यक्ति तथा अन्य कलाएं। अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद अर्थात राज्य रक्षा, शस्त्रादि का ज्ञान। इसी ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दर्शन ग्रंथ लिखे गए, जो कि 6 दर्शन हैं। 11 उपनिषदों की रचना विषयों को और अधिक सरलता से समझाने के लिए की गई। मनुष्य समाज में व्यवस्थित रूप से निर्बाध अपना जीवन संचालित कर सके, उसके लिए मनुस्मृति आदि अन्य स्मृति ग्रंथों का लेखन हुआ, अर्थात आदि संविधान इत्यादि की रचना हुई और पृथ्वी के प्रत्येक कोने में वेद ज्ञान और उपरोक्त ग्रंथों के आधार पर ही सारी दुनिया 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से निर्बाध रूप से संचालित होती रही। विशेष बात ये थी कि ऋषियों द्वारा रचित सभी उपरोक्त ग्रंथों का मूल आधार वेद ही रहा। विश्व के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भों को विशेष रूप से आर्यावर्त अर्थात भारत के इतिहास को जानने से कुछ विशेष बातें और तथ्य सामने आते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं, जिनको आज प्रत्येक भारतवासी को गहराई से और धैर्य से समझना चाहिए। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे लंबे काल तक छिपाया गया ताकि हमारा स्वाभिमान कभी न जाग सके। आइए आज इनको गहराई से जानने का प्रयास करें। मनुष्यों के समस्त समाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, न अशिक्षा, न लैंगिक भेदभाव, न जातिगत भेदभाव, न कोई गरीबी, न भूखमरी, न बाढ़, न सूखा, न प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है और न ही बड़े युद्धों का, न मारकाट। सब मनुष्य समृद्धशाली और सुखमय वैभवशाली जीवन का आनंद लेते थे। ऋषि दयानंद अपने प्रवचन में कहते हैं, उस समय आर्यावर्त में दरिद्रों के यहाँ भी विमान थे। वैभव काल को बताने के लिए एक ही पंक्ति पर्याप्त लगती है, ध्यान से सोचकर देखें।
ज्ञान और योग्यता के आधार पर मनुष्यों के 4 वर्ण अर्थात 4 वर्ग निर्धारित किए गए थे। ज्ञान को सुरक्षित रखने और आगे प्रचारित करने तथा विधि अनुसार व्यवस्था देने हेतु ब्राह्मण वर्ग, मनुष्यों की सुरक्षा करने, राज व्यवस्था करने, न्याय करने हेतु क्षत्रिय वर्ण, व्यापार करने तथा उद्योग आदि से राज्य को आगे बढ़ाने वाला वैश्य वर्ण और इन सभी वर्गों को अपने कार्य में सहयोग देने वाला श्रमिक वर्ग जिसको शूद्र कहा गया। ये कोई नीचे वर्ण नहीं था, वस्तुतः जो समान अवसर, समान शिक्षा मिलने के पश्चात भी, काफी मेहनत करने के पश्चात भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सका, उसको इस शूद्र वर्ण में रखा गया। ये भी पूर्ण सम्मानित वर्ण था। इस सारी व्यवस्था को इस प्रकार समझिए। तत्कालीन गौरव काल में आर्यावर्त में राजा वंशानुगत नहीं था। ब्राह्मण वर्ग द्वारा राज्य की उन्नति हेतु सोच समझकर योग्यता अनुसार राजा का चयन होता था। वो चयनित राजा भी कभी अपने आप को राजा न मानकर राज्य का सेवक ही समझता था। राज्य व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण के ही राजगुरु होते थे। प्रत्येक विषय पर वेद के व्यवस्था को बताना उन्हीं का कार्य था। राजा भी राजगुरु द्वारा दी गई व्यवस्था का ही पालन करते थे। शिक्षा सबके लिए राज्य की ओर से निःशुल्क और अनिवार्य थी। राजा का बालक और राजगुरु का बालक, व्यापारी अर्थात वैश्य का बालक और सेवक का बालक एक ही वातावरण में, एक ही जैसे वस्त्रों में, एक ही गुरुकुल में और एक ही आचार्य गुरु से एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे। सोचें, भविष्य की एकता की नींव गुरुकुल में ही पड़ जाती थी। शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों की परीक्षा लेने के पश्चात गुरुकुल के आचार्य द्वारा उन शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्ण अर्थात डिग्री प्रदान की जाती थी। अर्थात यदि किसी भी कुल में जन्मे बालक का परीक्षा में उत्तम फल आया है और वह सब शास्त्रों में पूर्ण निष्णात है, पढ़ाने की योग्यता रखता है और उसका व्यवहार और आचरण भी उच्च कोटि का रहा है, तो उस युवा छात्र को ब्राह्मण वर्ण आवंटित कर दिया जाता था। जिनकी अधिक रुचि एवं योग्यता ग्रंथों में न होकर शस्त्र विद्याओं और बाहुबली कार्यों में अधिक थी, उनको क्षत्रिय वर्ण, जिनकी उपरोक्त दोनों कार्यों में रुचि न हो सके, योग्यता न हो सके और हिसाब करने, व्यापार करने, कृषि करने की योग्यता हो, उनको वैश्य वर्ण, और जो पूरे परिश्रम से पढ़ाने के पश्चात भी उपरोक्त तीनों योग्यताओं को प्राप्त न कर सके, वह उनका शूद्र वर्ण का ही कार्य दिया जाता था। पर यह कोई जाति नहीं थी, यह उपाधियों के रूप में था। शूद्र वर्ण के व्यक्ति को भी अवसर पुनः दिया जाता था कि वह पुनः पढ़े और परीक्षा दे, उत्तीर्ण हो तो उसको उसकी योग्यता अनुसार वर्ण दे दिया जाता था। यहाँ पाठक इस बात को समझेंगे कि योग्यता ही वर्ण पाने का पैमाना थी। जन्म किसके घर हुआ है उसका कोई आधार था ही नहीं। शास्त्रों का इस बात पर बल था, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शूद्र वर्ण आवंटित नहीं होता था। वस्तुतः जो प्रयत्न करने पर भी पढ़ नहीं पाता था वह शूद्र ही रह जाता था। केवल ज्ञान अर्जन करके ही अन्य वर्णों को प्राप्त किया जा सकता था। और अधिक समझने के लिए कहें तो अगर राजा का बेटा भी शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने की, शस्त्रों की और व्यापार करने के गुणों की योग्यता नहीं पा सका तो वह भी शूद्र वर्ण में ही रह जाया करता था। और अगर शूद्र कुल में जन्म लेने वाला बालक भी पूर्ण योग्यता प्राप्त करने में सफल हो जाता था तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण प्राप्त करने का राज्य व्यवस्था अनुसार पूर्ण अधिकारी हो जाता था। यही थी आदर्श वर्ण व्यवस्था और यही है आदर्श व्यवस्था।
इस व्यवस्था का सामान्य सा अर्थ पाठक समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं था। सबके बालकों को पढ़ने का एक समान वातावरण, एक समान भोजन प्राप्त था। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर उसके द्वारा अर्जित ज्ञान और योग्यता के आधार पर होता था। यही व्यवस्था हमारे समाज में करोड़ों वर्षों तक चलती रही और सबसे बड़ी बात यह कि ये शिक्षा व्यवस्था राज्य की ओर से सब बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होती थी। आपने कभी यह विचार किया कि भारत को आखिर विश्वगुरु कहा क्यों जाता था और सोने की चिड़िया क्यों कहा था इसका? इस लेख में आप इसको अवश्य गहराई से समझेंगे। आर्यावर्त के उस समय के ज्ञान और विज्ञान की बात करें तो हमें सूर्य विद्या का ज्ञान था, जिसे सूर्य सिद्धांत भी कहा जाता था। महावीर हनुमान इसके विशेषज्ञ जाता थे। हनुमान जी द्वारा सूर्य को मुख में रख लेने का अर्थ सूर्य विज्ञान का जाता होना ही है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आपसी संबंध तथा गति हमें ज्ञात थे। तारों और नक्षत्रों के नाम हमने ही रखे थे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों पर हमारे पूर्वजों का जाना आना था। उनके आवागमन के साधन अत्यधिक उन्नत थे। बिना प्रदूषण वाले, अत्यधिक तेज गति से उड़ने वाले और पृथ्वी, पानी और वायु में चलने की समान क्षमता रखने वाले वाहनों अर्थात यानों का उल्लेख हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। हमारे यहाँ अत्यधिक उन्नत वेधशालाएं, एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर थी। कालगणना करने के वैज्ञानिक तंत्र थे। समय को विभाजित करने का वैज्ञानिक तौर तरीका था। समय को दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में विभाजन हमारे ही वैज्ञानिक ऋषियों की तो देन थी। आयुर्वेद अर्थात मेडिकल साइंस का ज्ञान तो इतना विस्तृत था कि सामान्य आयु 200 से 300 वर्ष की होती थी। इसका उदाहरण तो इस वैभवशाली काल की समाप्ति के दौर के महाभारत के युद्ध में भी देखा जा सकता है। महाबली भीष्म जब युद्ध कर रहे थे तो उनकी आयु लगभग 175 वर्ष की थी और वो युवावस्था थी। बेहतरीन आयुर्वेद के जाने बिना ऐसा होना क्या संभव है? उसके कुछ समय पूर्व रामायण काल में महावीर हनुमान ताजी बूटी लेने हिमालय पर जाते हैं और तुरंत लौटकर वापस आते हैं, तो क्या ये बेहतरीन और उन्नत विमानों के बिना संभव था? 50 किलोमीटर के समुद्र पर बहुत कम समय में सेतु अर्थात पुल बना देना क्या बेहतर इंजीनियरिंग के ज्ञान के बिना संभव है? महाभारत के युद्ध के समय जब संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे तो ये आधुनिक दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे ज्ञान बिना कैसे संभव है? महाभारत में वर्णित लाक्षागृह क्या कोई छोटी वैज्ञानिक संरचना है? लाक्षागृह यह एक ज्वलनशील पदार्थ लाख से बनाया गया घर था। महाभारत काल में दुर्योधन और उसके साथियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को जलाकर मारने के लिए यह लाक्षागृह बनाया गया था। रामायण काल और महाभारत काल में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र, जलास्त्र आदि का उपयोग आज के आधुनिक मिसाइल विद्या ही तो थी। पदार्थ विद्या अर्थात मटेरियल साइंस, पंचतत्व अर्थात 5 बेसिक एलिमेंट्स, अग्नि फायर की मूल विद्या का भारत में व्यापक उपयोग था। माता सीता की रक्षा के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा के विज्ञान तक हम आज भी नहीं पहुंच सके। गणित की सभी शाखाओं अंकगणित, अर्थमेटिक, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ज्यामिति, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, पाइथागोरस, बोधायन सूत्र, शून्य का ज्ञान, वैल्यू ऑफ जीरो, पाई बराबर 22/7, दशमलव
डेसिमल आदि की थ्योरी पर बेहतरीन से बेहतरीन व्याख्याएं हमारे ऋषियों द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन सब का उपयोग अंतरिक्ष विद्या, ग्रहों की दूरियों को मापने तथा अन्य कार्यों के लिए भी होता था। 7 ग्रहों के आधार पर सप्ताह की कल्पना करके आपके ही ऋषियों की देन थी। कालगणना इतनी स्पष्ट थी कि हमारे वैज्ञानिक अर्थात ऋषि आने वाले हजारों वर्षों के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का समय, तिथि निश्चित बता पाने में सक्षम थे। भारत के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर वास्तव में अत्यधिक विशाल वेधशाला थी जो कालगणना के प्राचीनतम केंद्रों में से एक था और इन्हीं केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंचांग का निर्माण होता था। जो पंचांग अर्थात 5 अंग यानी 5 परिवर्तनशील तत्व, नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार की गणना और निष्कर्ष का विज्ञान है। इसी चर्चा में आइए एक विशेष घटनाक्रम का ध्यान करें। आधुनिकतम कहे जाने वाले यूरोप में एक बहुत छोटी सी विज्ञान की बात कहने पर न जाने कितने योग्य वैज्ञानिकों को अपमानित होना पड़ा, फांसी पर चढ़ना पड़ा, मृत्यु के मुख में समाना पड़ा, किताबें जलाई गई। निकोलस, ब्रूनो, गैलीलियो आदि। उन्होंने यही तो कहा था कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता बल्कि यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। किंतु उनके धर्म ग्रंथों में इसके विपरीत लिखा था और केवल इसीलिए उपरोक्त वैज्ञानिकों ने अनेक जिल्लतें सही। आप एक क्षण रुककर कल्पना करें, ये लगभग 500 वर्ष पूर्व की ही तो बातें हैं, पर पाठक आश्चर्य करेंगे कि हमारे आर्यावर्त अर्थात भारत में तो इस बात को लेकर कभी प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि पृथ्वी चपटी है या गोल, क्योंकि हमारा ज्ञान विज्ञान तो इतना उन्नत था कि पृथ्वी के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द में ही इसका पूर्ण अर्थ छिपा है, भूगोल। आप विचार करें कि कितने परिश्रम से यह सब ज्ञान संजोया गया होगा कि शब्द ही अपने आप बता रहा पृथ्वी गोल है। सूर्य की उत्तरायण गति, दक्षिणायन गति की जानकारी और उपयोग तो हमारे भारत में लाखों वर्ष पूर्व से होता आया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर पूछा, सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में? जानने के बाद अपनी मृत्यु के लिए उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रेविटी, अणु और परमाणु, कण विद्या, एटम साइंस, सूर्य विद्या, सोलर सिस्टम, भूचुंबकत्व, मैग्नेटिक्स ऑफ अर्थ, यानी अगर चुंबक को हवा में टांगे तो वह उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ की गति में ठहरती है। यह विद्या भारत के लिए कोई नई नहीं थी बल्कि हमारे यहाँ प्राचीनतम समय से निरंतर उपयोग होती चली आ रही है। प्रकाश की गति का मान, स्पीड ऑफ लाइट, अलग अलग प्रकार की बिजली, बिजली को संजो कर रखने की बैटरी, अत्यधिक दूरी पर तेज गति से जाने की क्षमता वाले क्षेपणास्त्र, मिसाइल का हमारे यहाँ पूर्ण उपयोग होता था। तीर आखिर किसे कहा जाता था? तीर मिसाइल ही तो थी और उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं और क्षमताएं थी। केवल विध्वंस कार्यों में नहीं, जनोपयोगी कार्यों में भी, जैसे पृथ्वी से जल निकालने आदि के लिए जलास्त्र का प्रयोग किया जाता था। रस विद्या यानी रसायन विद्या, केमिकल साइंस तो हमारी विशेषता रही है। भोजन बनाना भी आयुर्वेद का विषय है। रसायनों की विद्या की जानकारी तो हमारी हर गृहिणी को पर्याप्त थी और इसी कारण ही तो इस भोजन बनाने के स्थान को रसोई ही कहा जाता है। नमक, साल्ट प्रोडक्शन, एसिड बेस्ड अलग अलग प्रकार के नमक, साल्ट आदि का विस्तृत विज्ञान हमारे यहाँ मौजूद रहा और मानव के हित में इसका पूर्ण उपयोग भी होता रहा। क्रमशः